ठीक है, अब आवाज आ रही है, क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड और दो, है ना, इसको अपन हटाते हैं और ये हो गया और ये हूं मैं। ठीक है, तो अब आवाज क्लियर आ रही है ना, सारी चीज हो गई। नोट्स मैंने सारे लोगों को सेंड कर चुका हूँ, है ना, तो थोड़ा सा वहां से सब लोग देखेंगे। अब क्या ये किसने मैसेज किया है? आ रही है, हाँ ठीक है बेटा, आ रही है आवाज। चलो, तुम लोगों को भी अगर कुछ बोलना रहेगा तो या तो मैसेज कर दो, या तो फिर यहाँ से वो माइक को अनम्यूट करते जाना और फिर मेरे को सेंड कर देना, मतलब बोल देना, है ना, कोई चीजें नहीं आती है समझ में तो। और दूसरी चीज, अगर कहीं पे ज्यादा नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, थोड़ी देर बाद मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो सारी चीजें वहां पे क्लियरली आ जाएंगी ना, वॉइस वगैरह वहां पे सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी बेटा। चलो, और एक सेकेंड बस। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे श्वसन और गैसों में। आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, श्वसन और गैस विनिमय। तो गैस के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि क्या चीजें हो रही थी भाई, कि श्वसन के अंदर में या को हम दो तरह का श्वसन देखते हैं, एक तो गैस सांस को लेना छोड़ना, दूसरी चीज ये हो रही है कि हम यहाँ पे कोशिकीय श्वसन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन मतलब ये होता है, हाँ हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था शायद मेरे को। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ, अब ठीक है, अब आएंगी। और थोड़ा नेटवर्क में चले जाओ, अगर कहीं बीच में आवाज गड़बड़ होती है तो उसके लिए अभी थोड़ी देर बाद मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो फिर रिकॉर्डिंग से भी एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग में क्लियर वॉइस रहती है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, एक श्वसन बोल दिया, दूसरा होता है गैस कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन में ये होता है कि ग्लूकोज, ये जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल रहता है उसको हम यहाँ पे तोड़ते हैं, और तोड़ के क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। और वो किसकी उपस्थिति में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जब यहाँ पे उपापचय क्रिया हो जाती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से तो हमको यहाँ पे एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जो सह उत्पाद में हमने, मतलब इधर से जो ऑक्सीजन ली थी वो क्या में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एक वेस्ट मटेरियल में बदल जाती है। और सारी कोशिकाओं को यहाँ पे गैस चाहिए ही चाहिए। तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही, जब यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है तो ये श्वासन कहला रही, ब्रीथिंग कहला रही। और जब हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, हम गैसों का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, मतलब सांस लेना और छोड़ना, ये रेस्पिरेशन है। जबकि गैसों का एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, यहाँ पे ये ब्रीथिंग कहलाता है। फिर श्वसन अंगों की बात करते हैं, तो अलग अलग जीवों के अंदर में यहाँ पे अलग अलग हमको श्वसन अंग देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग श्वसन अंग देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे हम श्वसन अंगों के लिए वो करेंगे कि भाई, जैसे हम मनुष्य वाला हमको पता है कि मनुष्य के अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे फेफड़े उपस्थित रहता है। फेफड़े के द्वारा क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। मछलियां होती है तो मछलियों के अंदर में क्या होता है, गिल्स उपस्थित रहता है। वो गिल्स के, क्या हुआ बेटा, नेटवर्क में जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क है अभी, तो थोड़ा सा तुमको भी नेटवर्क में जाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, श्वसन अंगों की बात कर रहे हैं हम। तो श्वसन अंग में क्या चीज हो रहे थे, जैसे हमने मनुष्य के लिए बोल दिया कि मनुष्य में क्या रहता है, यहाँ पे फेफड़े रहते हैं। जबकि जो मछलियां वगैरह होगी उसमें गिल्स रहते हैं। जो छोटे जो दूसरे जीव वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर में दूसरे तरह के श्वसन अंग रहेंगे। जैसे केचुआ हो गया, तो केचुए में क्या रहता है, यहाँ पे त्वचा के द्वारा वो गैस का एक्सचेंज करता है ना? अच्छा, वॉइस की दिक्कत हो रही है। अच्छा, बाकी लोग भी फिर बता दो, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? हम्म
माइक माइक अनम्यूट करके बात करो। बात करो बेटा। माइक अनम्यूट करो और बोलो, सारे लोग, आवाज आ रही है? आंसू, मिताली, बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चीज देखते हैं फिर। यहाँ पे श्वसन अंग के लिए, यहाँ पे श्वसन अंग याद रखना पड़ेगा कि किस जीव के अंदर में कौन सा श्वसन अंग उपस्थित होता है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वगैरह हम ये बोल रहे हैं, तो इन जीवों के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में ये कोशिकीय श्वसन करते हैं, कोशिकाओं के द्वारा करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैस एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे निडीरिया हो गया, प्लेटी हेलमिंथिस हो गया, उसके बाद निमेटोडा हो गया। इनमें क्या होता है, सतह के द्वारा ही ये भी गैस एक्सचेंज कर रहा है। उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे ये केचुआ, तो केचुए में क्या रहते हैं, इनकी स्किन के द्वारा, ये त्वचा के द्वारा कर रहे हैं। फिर आता है ऑर्थोपोडा, तो जो ऑर्थोपोडा के जो कीट वगैरह रहते हैं, इसके अंदर में क्या रहती है, यहाँ पे स्किन के द्वारा भी कर सकते हैं, क्लोम के द्वारा भी कर सकते हैं, ट्रिकिया के द्वारा भी कर सकते हैं, और जो लंग्स रहते हैं उसके द्वारा भी, क्योंकि हमने कीट के लिए देखा है, कीट क्या रहते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जितने भी स्थान होते हैं, जल स्थल सभी जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्थोपोडा है ये सारी तरह से कर सकता है, गिल्स द्वारा भी कर सकता है, ये मतलब ये क्लोम्स के द्वारा भी कर ले रहा है, फेफड़ों के द्वारा भी वो कर लेता है यहाँ पे, और अगर ये बुक लंग्स है तो उसके द्वारा भी कर ले रहा है। तो जो ऑर्थोपोडा रहता है वो सबके द्वारा यहाँ पे श्वसन कर सकता है ना। फिर मोलस्का की बात करेंगे, तो मोलस्का में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ गिल्स के द्वारा हो जाता है यहाँ पे श्वसन। फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें क्या रहती है, यहाँ पे फेरेंजियल वॉल रहती है, ये जैसे यहाँ पे फेरिंग्स रहता है, यहाँ से हो जाता है। फिर जैसे एम्फीबिया हो गए, तो एम्फीबिया में क्या आ रहे थे, उभयचर आ रहे थे, तो उभयचर क्या कर रहे थे, त्वचा द्वारा कर रहे थे, ट्रिकिया के द्वारा कर रहे थे, और फेफड़े के द्वारा कर रहे थे। और जो रेप्टाइल्स है, मतलब सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए और स्तनधारी हो गए, इनमें क्या रहते हैं, फेफड़े रहते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे मानव के श्वसन तंत्र की, कि मानव के श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। तो हमको इसके श्वसन तंत्र को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसमें अलग अलग ऑर्गन हो रहे थे। तो यहाँ पर तो ये चलो नीचे से बना हुआ है, ऊपर साइड में कैसे रहेगा, यहाँ से और ट्यूब जाएंगी और यहाँ पर क्या रहेंगी, ये नेजल कैविटी रहेंगी। ठीक है, तो नेजल कैविटी क्या हो रही थी, यहाँ पे नोज में ओपन हो रही थी, और नोज से क्या हो रहा था, गैस वगैरह को अंदर साइड में ले रहा था गैस। वो जो ये हमारी नाक में दो होल्स रहते हैं, उसके द्वारा क्या हो रही थी, गैस अंदर जा रही थी। फिर यहाँ पर जो पीछे वाला भाग रहता है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर फेरिंग्स कहलाता है। जहाँ ये ओरल कैविटी वाला रहता है, ये क्या कहलाता है, ओरोफेरिंग्स, मतलब नोजोफेरिंग्स कहलाता है। फिर यहाँ से माउथ रहता है, तो ये जो माउथ के पास वाला ये वाला एरिया वाला फेरिंग्स रहता है, ये क्या कहलाता है, ओरोफेरिंग्स कहलाता है। और फिर यहाँ पर लैरिंग्स उपस्थित रहता है, ये लैरिंग्स है, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे लैरिंजोफेरिंग्स कहलाता है। हेलो, हाँ निकाल, थोड़ा सा नेटवर्क में जाओ ना, आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? मिताली, क्या अटक अटक के आ रही है? यार नेटवर्क तो है मेरे इसमें भी। अच्छा एक सेकंड रुको, है ना, मेरे को मोबाइल दूसरी जगह रखने दो, फिर देखते हैं। अच्छा मैं नहीं दिखूंगा तो चलेगा ना, मैं नहीं दिखूंगा तो चलेगा ना? क्योंकि मैं मोबाइल दूर रख रहा हूँ। अब बताओ, अब आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ ठीक है, अब मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि मैंने मोबाइल दूर रख दिया है ना। ठीक है,
तो क्या चीज हमने फेरिंग्स बोल रहे थे, तो यहाँ पे देखो जो नोज वाला एरिया है, नोज के पीछे में जो रहता है वो नोजोफेरिंग्स कहलाता है। यहाँ पे हमारा माउथ था, माउथ को हम क्या बोल रहे थे, ओरल कैविटी। तो ये ओरल कैविटी के पास में जो रहता है वो क्या कहलाता है, ओरोफेरिंग्स। फिर यहाँ पर ये लैरिंग्स था, तो लैरिंग्स के पास में जो फेरिंग्स रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे लैरिंजोफेरिंग्स कहलाता है। और ये जो हम यहाँ पे रैट कर रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे लैरिंग्स है, और लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पे वॉइस, क्या बोलते हैं, वॉइस ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारी आवाज निकलती है। स्वर क्या बोलना चाहिए उसको, स्वर यंत्र बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर में क्या रहते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे ये अभी यहाँ पर दिख रहा था, ये ऐसा दिख रहा था, तो इसके अंदर में क्या रहेंगे, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे फाइबर फाइबर बने रहेंगे, जिससे क्या होंगी, हवा टकराएंगी, और टकराने के कारण ही क्या होती है, यहाँ पे आवाज निकलती है ना। फिर यहाँ पे ये ट्रेकिया है, श्वास नली जिसको बोल रहे हैं, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया कैसे दिख रहा है, एक ट्यूब के जैसे, पाइप के जैसा, और उसमें ये सी शेप के यहाँ पे छल्ले रहते हैं, और ये क्या, गैस को नीचे साइड लंग्स में ले जा रहा है। फिर यहाँ पर ट्रेकिया के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई रहती है, और ये ब्रोंकाई जैसे अब यहाँ पे दो में बढ़ गया, एक राइट साइड चले गया और एक क्या हो जा रहा है, लेफ्ट साइड चले जा रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, यहाँ पे ब्रोंकाई कहला रहा है। फिर इसमें और ज्यादा छोटी ब्रांच हो रही है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पे प्राइमरी। अब जैसे ये जो ब्रोंकाई आई, ये है ना, ये एक ब्रोंकाई हो गई, ये एक ब्रोंकाई हो गई, इसकी जो पहली ब्रांच है ये क्या कहला रही, प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाती है। फिर इसकी अगर यहाँ पे कोई सेकेंडरी जा रही है तो वो सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाती है। फिर यहाँ पर ये जो गुच्छे जैसे संरचना दिख रही है ये क्या कहला रही है, यहाँ पे एल्वोलाई कहलाती है, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वॉइस, वो एयर सैक बोलते हैं ना। एक सेकेंड, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या भाई, मिताली, राधिका, दीपाली? सर आ रही है। अब तो आ रही है बेटा, ये नील को नहीं आ रही बोल रही थी। ठीक है, नेटवर्क का तो अब मैंने मोबाइल बाहर रख दिया ना, अब मेरे इसमें है फुल नेटवर्क है बेटा। चलो आगे। अच्छा, अगर नहीं आ रही है तो 10 मिनट बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी हम रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, वहां से एक बार देखना, और फिर कल वाली इसमें क्वेश्चन पूछ लेना, किसी को कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर हमने क्या बोला, ये अंदर साइड में, ये अभी यहाँ पे संरचना नॉर्मल ऐसे गुच्छे जैसे दिख रही, लेकिन ये कैसे रहना है, यहाँ पे जैसे ये अंगूर के गुच्छे रहते हैं वैसे अंगूर के गुच्छे जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहना है। ये क्या कहलाती है, एल्वोलाई कहलाती है, या वायु कुपिकाएं कहलाती है। और यहाँ से क्या होती है, जैसे ये एक एल्वोलाई होगी तो इस एल्वोलाई के पास से क्या होंगी, यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल जाएंगी, तो इस एल्वोलाई के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और इसके अंदर में क्या हो रही थी, यहाँ पे CO2 की मात्रा ज्यादा हो रही थी। तो ये CO2 यहाँ से कहाँ चले जाएंगी, ऊपर लंग्स में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पे आ जाएंगी, इस ब्लड में आ जाएंगी और पूरे शरीर में जाने लगेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लंग्स दिख रहा है, दो लंग्स रहते हैं, एक राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। जो राइट वाला है ये यहाँ पर क्या हो रहा था, ये यहाँ पे बड़ा हो रहा था, और एक क्या हो रहा था, छोटा। नीचे एक पेशी जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे डायफ्राम कहलाता है। और ये जब संकुचित और शीतलित होता है तो लंग्स का आयतन कम ज्यादा होता है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर ये लंग्स के चारों ओर में ये येलो कलर की एक लेयर दिख रही है, ये लेयर क्या रहती है, यहाँ पे प्यूरल मेम्ब्रेन, ये प्यूरल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्यूरल मेम्ब्रेन रहती है ये क्या करती है, लंग्स को सूखने से बचाती है, बाहरी धक्कों से बचाती है। फिर इसके बीच में यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो फ्लूइड क्या कहलाता है, यहाँ पे प्यूरल फ्लूइड कहलाता है। और इसी के कारण क्या होता है, लंग्स सुरक्षित रहते हैं। इतनी चीजें यहाँ पर याद रखनी, और इसका डायग्राम भी तैयार करना है, ठीक है। फिर आगे कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट में हमको इसको देखना है कि जो मनुष्य है उसके अंदर में कैसे गैस एक्सचेंज हो रही थी। तो कैसे गैस एक्सचेंज हो रही थी, सबसे पहले श्वसन हो रहा था, मतलब शरीर के अंदर आ रहा था। और जब शरीर के अंदर आ रही थी तो वायुमंडल में, जो इन्वायरमेंट में
जो ऑक्सीजन हो रही थी या मतलब जो वायु हो रही थी, एयर हो रही थी, उसको हमने क्या किया, अंदर खींचा। जब अंदर खींचा तो अंदर साइड में क्या हो जाएगा, प्रेशर कम रहेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर आएंगी, और जो वायु कुपिकाएं थी, एल्वोलाई थी, उससे क्या हो रहा था, गैस क्या हो रही थी, शरीर से बाहर जा रही थी। जिस गैस के अंदर में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में थी, तो ये ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता शरीर के बाहर ज्यादा रहती है, तो ये शरीर के अंदर आ जाती है। फिर वायु कुपिकाओं में गैस एक्सचेंज, तो वायु कुपिकाओं में गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा था, यहाँ पर ये एल्वोलाई थी मान लो, है ना, और यहाँ से हमने बोला था कि ये ब्लड वेसल्स जा रही है। तो जब यहाँ पर हमने बोला कि इस एल्वोलाई के अंदर में क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, जबकि बाहर साइड में या इस इधर से जो ब्लड आया है, बॉडी से जो ब्लड आया उसके अंदर में क्या हो रहा था, CO2 की मात्रा ज्यादा हो रही थी, तो इसकी यहाँ सांद्रता ज्यादा है, तो ये कहाँ पे चले जाएंगी, अंदर साइड में एल्वोलाई के अंदर चले जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ से बाहर साइड क्या मतलब एल्वोलाई के अंदर में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो वो कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आ जाएंगी, और इस ब्लड वेसल से पूरे शरीर में चले जाएंगी। क्यों, क्योंकि एल्वोलाई के अंदर में यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सांद्रता थी वो ज्यादा थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ सांद्रता कम थी, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कैसी थी, ज्यादा थी ब्लड के अंदर में, तो ये एल्वोलाई के अंदर में चलेगी। और ये जो एल्वोलाई रहती है ये क्या रहती है, बहुत ज्यादा पतली रहती है। हाँ दे रहा है, सबको साउंड सुनाई दे रहा है भाई। फिर ये जो ऑक्सीजन शरीर में जा रही थी, ये ऑक्सीजन कहाँ पर, अंदर साइड में जो ग्लूकोज का पाचन, अभी हमने बोला था ग्लूकोज जो रहता है उसके ऑक्सीकरण में मदद करता है, ताकि क्या हो रहा था, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिल सके। बेटा दीपाली, राधिका, मिताली, आवाज नहीं आ रही है क्या? हम्म। सर आ रही हेलो है। सर। हाँ। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्रियाविधि की कि कैसे श्वसन कंप्लीट हो रहा था। तो दो चीजों में हो रहा था, एक हो रहा था अंतः श्वसन और एक हो रहा था बाह्य श्वसन। ठीक है, अंतः श्वसन का मतलब ये हो रहा था कि जब हम इन्वायरमेंट से, जैसे यहाँ पर ये हमारी बॉडी हो रही थी, ये बॉडी हुई, यहाँ पर ये हमारा लंग्स हुआ, तो इधर से इन्वायरमेंट से जब यहाँ अंदर साइड में जा रही, तो ये क्या कहला रहा है हमारा, यहाँ पे अंतः श्वसन कहला रहा है। ठीक है, मतलब शरीर को, शरीर के अंदर में गैस को लेना अंतः श्वसन कहला रहा। बाह्य श्वसन मतलब ये होता है कि भाई यहाँ लंग्स से हमको गैस को कहाँ भेजना है, बाहर साइड में इन्वायरमेंट के अंदर में भेजना है, तो वो क्या हो रहा था, बाह्य श्वसन हो रहा था। और ये जो प्रक्रिया हो रही थी, ये मेन जो डिपेंड कर रही थी, वो डिपेंड कर रही थी हमारे वायुमंडलीय दाब पे, कि भाई अगर शरीर के अंदर में दाब कम है तो वायुमंडल में दाब ज्यादा है, तो गैस क्या होंगे, हमने बोला था अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है, तो वो अंदर लंग्स में चले जाएंगी। जबकि जब दाब बाहर साइड में, अंदर साइड में ज्यादा हो जाएगा और अंदर साइड मतलब बाहर साइड कम हो जाएगा, तो अंदर साइड जाने लगेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो क्या चीज हो रहा था, हमने अभी बोला कि भाई यहाँ वायुमंडलीय प्रेशर जो हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता शरीर से बाहर ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसका, ज्यादा है, तो ये गैस कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। जबकि यहाँ पे अब सांद्रता कैसी हो गई है, जो दबाव हो गया वो कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो रिब्स है, जो पसलियां है, वो भी कैसी हो गई, दूर हो गई। ये जो डायफ्राम था अभी कैसा था, थोड़ी देर पहले ये कैसा रहता है, यहाँ पे फैल जाता है, जिसके कारण कैसा, ऐसा यहाँ पे अर्धचंद्राकार हो जाता है, ऊपर तक आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आयतन कम हो जाता है। जब आयतन कम हो रहा है तो यहाँ दबाव बढ़ जाता है, जबकि अभी ये कैसे चले गया, डायफ्राम कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ, हमारी हमारे शरीर में आने लगेंगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर अंतः श्वसन। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है और वो सीधा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाएगा। दाब कम हो गया तो गैसों की प्रवृत्ति होती है कि भाई वो अधिक दाब की ओर जाती है, तो गैस क्या होने लगेंगी, यहाँ पे अंदर साइड जाने लगेंगी। हाँ एक से, हाँ एक सेकेंड बेटा रुको।
हेलो सर। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। आवाज आ रही है अब? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे दो रेस्पिरेशन के लिए बोल रहे थे, तो हमने दो चीज बोली थी यहाँ पे कि कैसे गैस अंदर आ रही है, बॉडी में एंटर कर रही है, और कैसे बॉडी से आउट हो रही थी। तो हमने क्या बोला था कि भाई यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर आ जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जा रही थी। और इसमें जो मेन हेल्प कर रहा था वो हमारा डायफ्राम कर रहा था। डायफ्राम कैसे हो रहा था? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, संकुचित हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पे जो लंग्स की कैविटी हो रही थी उसके अंदर में उसका जो दाब या प्रेशर हो रहा था वो यहाँ पर कम हो जा रहा था। तो गैस क्या हो रही थी? या ऑक्सीजन इजी अंदर अंदर आ जा रही थी। लेकिन जब हम गैस को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये जो डायफ्राम है उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसके कारण ये वापस से ऊपर होने लग जाता है। और यहाँ पे जो लंग्स की कैविटी, प्लूरल कैविटी है, उसके अंदर में प्रेशर इंक्रीज होने लग जा रहा है, जिसके कारण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से आउट हो जा रही है। और जो ऑक्सीजन थी वो तो पहले ही अंदर आके क्या हुआ था, यहाँ पे हमने बोला था एल्वोलाई प्रेजेंट हो रही थी। ये इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे एल्वोलाई प्रेजेंट हो रही थी। एल्वोलाई के पास से क्या जा रही थी? ब्लड वेसल्स जा रही थी। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया था? एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के अंदर में चली गई थी। तो ये दो प्रोसेस हो रही थी यहाँ पे। एक को क्या बोल रहे थे? अंतः श्वसन, और एक को हम बोल रहे थे निः श्वसन। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर ये जो रिब्स हम बोल रहे थे, ये रिब्स कैसे हो रही थी? यहाँ से ऐसे अटैच हो रही थी, ये यहाँ से ये अटैच है। इनके बीच में यहाँ पे मसल्स रहती है। ये मसल्स क्या कहलाती है? इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाती है। इसमें भी क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जिसके कारण इस प्लूरल कैविटी का यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा था, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आ रही है, ये कुछ वॉल्यूमों की बारी आ रही है कि कैसे कैसे यहाँ पे वॉल्यूम क्या क्या होते हैं, किस जगह पर हमारी बॉडी के अंदर में कितना प्रेशर रहता है। तो ये भी हमको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक यूज उसी के डायग्राम। तो यहाँ पे ये श्वसन संबंधित कुछ कैपेसिटियां दी हुई है ना। तो पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम में कैपेसिटी याद रखना है कि कितनी हो रही थी। तो हमारी जो लंग्स की जो कैपेसिटी हो रही थी वो क्या हो रही थी? 500 मिलीलीटर हो रही थी। और जो टोटल हम यहाँ पे पर मिनट जो गैस एक्सचेंज कर रहे थे, ये यहाँ पे काउंट याद रख लेना, या ये नंबर याद रख लेना कि हम कितना कर रहे थे। तो 6,000 ml से हम 8,000 ml तक की गैस को पर मिनट यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे थे। तो इतनी चीज यहाँ पे एक ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है यहाँ पे, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV।
मतलब ये हो रहा था कि हम जब प्रेशर लगा के जब हम गैस ले रहे थे तो कितनी गैस हमारी बॉडी के अंदर में आ रही थी। तो जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के गैस अंदर खींचने की कोशिश करते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 2005 ml से 3200 ml तक भी रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जब हम प्रेशर दे के जब हम गैस को आउट कर रहे हैं बॉडी से तो कितनी गैस हमारी बॉडी से आउट होती है। तो 1000 से 1100 मिलीलीटर तक की गैस क्या होती है जब हम प्रेशर लगा के एक्सलेट कर रहे हैं तब हो रही। उसके बाद में हो रहा है कि यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम में ये हो रहा है कि जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हमने जो गैस बाहर साइड में आउट कर दिया फिर भी हमारे लंग्स में जो क्या गैस का वॉल्यूम बचा हुआ है वो होता है क्या, ये अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम है ना। तो वो कितना हो रहा है 1100 से 1200 मिलीलीटर हो रहा था। उसके बाद हो रहा था इंस्पिरेशन कैपेसिटी। इंस्पिरेशन कैपेसिटी मतलब हम टोटल गैस कितनी हमारी लंग्स में आ सकती है। तो हमको इसमें याद रखना पड़ेगा टाइडल वॉल्यूम और फिर याद रखना पड़ेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि हमने प्रेशर दे के हमने कितनी गैस अंदर ली थी। दूसरी चीज कितनी हमारे लंग्स की नॉर्मल कैपेसिटी की जब हम प्रेशर बिना प्रेशर लगाए हम कितनी गैस अंदर ले सकते हैं। उन दोनों वॉल्यूमों को क्या करना है यहाँ पे प्लस कर देना, ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल इंस्पिरेशन की कैपेसिटी आ जाएगी कि भाई कितनी हम गैस को बॉडी में अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रही थी यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या हो रहा था जब हम यहाँ पे फोर्सफुली गैस को आउट कर रहे थे तो जो हमारी टोटल कैपेसिटी हो रही थी वो कितनी है और आउट करने की कैपेसिटी कितनी है। इन दोनों कैपेसिटियों को प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएंगी। उसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। मतलब हमारे पास हम जब फोर्स लगा के यहाँ पे जो आउट कर रहे थे और जो रिजर्व वॉल्यूम जब हमने फोर्स लगा के गैस को बाहर भी निकाल दिया फिर भी कितना बचा हुआ है, इन दोनों आयतनों को क्या कर दो यहाँ पे प्लस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई हमारी टोटल फंक्शनल कैपेसिटी कितनी है। फिर आता है सबसे मेन यहाँ पर आता है वीसी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में जो हमारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी थी, टाइडल वॉल्यूम था और इंस्पिरेटरी मतलब हम कितनी गैस को ले सकते हैं वो, कितनी गैस छोड़ रहे हैं वो, और कितनी गैस हमने अपने पास रिजर्व रखी थी, इन सारी चीजों को प्लस कर दो तो हमारी वाइटल कैपेसिटी पता चल जाती है। फिर लास्ट में यहाँ पे आता है लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी और जो रिजर्व वॉल्यूम हो रहा था कि हमारी लंग्स के अंदर में कितनी गैस रिजर्व रह रही थी एक्स्ट्रा फोर्स से गैस को आउट करने के बाद, तो वो क्या कहला रही थी हमारी यहाँ पर लंग्स कैपेसिटी कहला रही थी कि भाई लंग्स के अंदर में हम कितनी गैस को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गैस विनिमय, गैस एक्सचेंज। इसका डायग्राम भी याद रखना है कि कहाँ पर क्या चीजें हो रही थी और कैसे गैस एक्सचेंज हो रही थी। और हमको थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जो वॉल्यूम हो रहा है या जो एनवायरमेंटल प्रेशर हो रहा था वो प्रेशर भी याद रखना पड़ेगा। अब डायग्राम पूरा दिख रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, एक और चीज, अभी क्लास अगर डिस्कनेक्ट होंगी तो थोड़ा सा 5 मिनट बाद कनेक्ट करना, ठीक है। ठीक है, गैस एक्सचेंज की प्रोसेस की कैसे गैस एक्सचेंज होती है, तो हमने क्या बोला था यहाँ पे इंस्पिरेशन, अंतर श्वसन हो रहा था। अंतर श्वसन में क्या हो रही थी, गैस अंदर साइड में जा रही थी, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही अंदर जा रही। फिर ये क्या है यहाँ पे एल्वोलाई है, क्यों अंदर जा रही है, क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जब अंदर चले जा रही है ऑक्सीजन तो जो प्रेशर हो रहा था वो प्रेशर कितना हो रहा है, जब हमने अंतर श्वसन कर लिया तो एल्वोलाई के अंदर में प्रेशर रहता है यहाँ पे 104 mmHg रहता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है इसका यहाँ पे प्रेशर रहता है 40 mmHg रहता है। अब ये P
O2 लिखा है और PCO2 लिखा है। इस P का मतलब है पल्मोनरी ऑक्सीजन और पल्मोनरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी जगह पे देखो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है P, है ना। तो यहाँ पे हम पल्मोनरी, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब इसमें गैस एक्सचेंज होती है तो उसको हम पल्मोनरी सिस्टम भी बोलते हैं, जहां पर गैस एक्सचेंज होती है। तो एल्वोलाई के द्वारा क्या हो रही थी, गैस एक्सचेंज हो रही थी। तो इस एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन रहती है वो क्या कहलाती है, पल्मोनरी ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो क्या कहला रही, पल्मोनरी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, इस एल्वोलाई के अंदर में ज्यादा था। तो ये कहाँ पे जा रही, यहाँ से जो ये ब्लड वेसल जा रही है उसके अंदर में चले जा रही, जबकि इस साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे कार्बन डाई ब्लड वेसल्स में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, सांद्रता ज्यादा थी। तो ये कहाँ पे चलेगी, अब यहाँ से एल्वोलाई में चलेगी, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर ये ब्लड का जो कलर दिख रहा है, इस कलर को भी थोड़ा सा याद रखना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बॉडी में ज्यादा होती है तो बॉडी कैसी होने लगती है, ब्लूइश होने लगती है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, एक टॉक्सिक मटेरियल रहता है, इसीलिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जब ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है और ब्लड का कलर कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो ब्लू दिख रही है बॉडी, या जब ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पर बॉडी के अंदर में ज्यादा होने लगेगा तो एक यहाँ पे डिसीज होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, या ब्लू बेबी क्या ब्लू स्किन डिसऑर्डर बोलते हैं। कि उसमें क्या हो रही है, स्किन हमारी यहाँ पर ब्लूइश होने लगती है। जितनी भी आउटर या जितनी भी हमारी सॉफ्ट स्किन रहती है, जैसे लिप्स हो गए, हमारे फिंगर हो गए, हमारी नॉर्मल जैसे ये पाम हो गया, उसकी फिंगर मतलब उसकी स्किन होगी, ये सब क्या होने लगेंगी, ब्लूइश होने लगेंगी। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज, जब निमोनिया होता है तो यहाँ पर ये एल्वोलाई के अंदर में यहाँ पे फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है। अब ये फ्लूइड यहाँ पर बढ़ गया तो गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण इस ब्लड में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाएंगी, और इस ब्लड या पूरी बॉडी के अंदर में क्या हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो बॉडी है वो फिर से ब्लू होने लगती है ना। फिर जब ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आ गई तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हार्ट में आ रही, और हार्ट के द्वारा एओर्टा में जा रही, और एओर्टा से क्या हो गई, पूरी बॉडी में चली गई। बॉडी में जाने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन में जा रही, अलग अलग टिश्यूज तक जा रही। वहां पर सेल है, सेल के अंदर में क्या हो रहा था, हमने बोला था कोशिकीय शोषण हो रहा था, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा था और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। और ये जो ऑक्सीजन आ रही, इसका यूज करके ये प्रोसेस हो रही थी। तो ऑक्सीजन कहाँ तक आ गई, यहाँ सेल पे आ गई, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ पे आई, हार्ट में आई। हार्ट ने इसको पंप कर दिया यहाँ पर लंग्स में, और लंग्स में यहाँ से एल्वोलाई के पास में आके क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज हो जाएगा। और ये जो एल्वोलाई है, इसके चारों साइड में यहाँ पे नीड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, पूरी ब्लड वेसल्स यहाँ पर रहेंगी, जिससे गैस एक्सचेंज होते हुए चलेगा। फिर यहाँ पर एक डिसीज भी याद रखना है हमको, जब ये एल्वोलाई की दीवार, जैसे अभी हमको ये इतनी मोटी दिख रही, अब क्या होना है, किसी कारण से कोई इन्फेक्शन से एल्वोलाई की दीवार कैसी होगी, ये बहुत ज्यादा ऐसी पतली होगी। तो जब इसमें प्रेशर पड़ना है, जब यहाँ पे ऐसे प्रेशर पड़ना और गैस एक्सचेंज होना है, उसने फूलना और सिकुड़ना है, मतलब उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे फट जाएंगी ये। तो इसको क्या बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा पतली हो जाती है एल्वोलाई की यहाँ पे ये वॉल या दीवार, तो इसको इम्फेसीमा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब अभी यहाँ पे अब टाइम वो हो गया है, 1 ही मिनट बचा है, तो सारे लोग 5 मिनट बाद कनेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद कनेक्ट करोगे, अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अरे ठीक है, बोलो दीपाली। हाँ ओके सर। सर। 5 मिनट बाद कनेक्ट करो, हाँ। ओके सर।